हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, सिलेक्ट द करेक्ट एक्सप्रेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पर देखो 4 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनमें से हमें चेक करना है कि करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा होगा। अगर हम मैक्सवेल के जो एक्सप्रेशंस हैं उनको देखें तो मैक्सवेल एक्सप्रेशंस होते हैं 4। अगर वो 4 हमें अच्छे से याद हैं तभी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वरना यहाँ पर हम चेक नहीं कर पाएंगे। और इसको याद करने का एक तरीका है, एक ट्रिक है, वो आप अगर याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। तो इसका तरीका ये है, इसको हम लिखते हैं ऊपर देखिए टॉप और नीचे लिखेंगे बॉस, ठीक है। और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर इसको हम फर्स्ट लिख लेते हैं और यहाँ माइनस लिखेंगे सेकंड, और ऊपर लिखेंगे थर्ड, ठीक है। ये लिखेंगे फोर्थ, इधर माइनस होगा। अब देखिए पहला हम कैसे लिखते हैं। पहला देखिए ऐसे लिखेंगे। पहले के लिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से टी से, तो ऊपर लिखेंगे डेल टी अपॉन डेल वी इज इक्वल टू, इधर लिखेंगे डेल पी अपॉन डेल एस। ओके, अब यहाँ देखिए नीचे डेल वी है तो यहाँ पर एस लगा दो, और इधर एस है तो यहाँ पर वी लगा दो। और पहले में माइनस है तो हमने बताया माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। दूसरा लिखेंगे, देखिए दूसरा लिखेंगे नीचे की तरफ से, तो ये हैगा डेल बी अपॉन डेल एस, ठीक है। वी लिखेंगे फिर एस लिखेंगे, उसके बाद में फिर टी लिखेंगे फिर पी लिखेंगे, इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी। ओके, अब यहाँ पर देखिए नीचे एस है तो यहाँ पर पी लगाएंगे, और इधर पी है तो यहाँ पर एस लगाएंगे, ठीक है। तीसरा लिख लेते हैं। तीसरा देखिए कैसे लिखेंगे। तीसरे के लिए हमें लिखना है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वी। ओके, नीचे देखिए टी है तो यहाँ पर वी लिखेंगे, और यहाँ वी है तो यहाँ पर टी लिखेंगे। चौथा लिखेंगे, देखिए चौथे के लिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर आएगा डेल एस अपॉन डेल पी इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी, और यहाँ माइनस आएगा, हमने माइनस लगा रखा है पहले से। नीचे देखिए डेल पी है तो यहाँ पर टी लगा दो, और यहाँ डेल टी है तो यहाँ पर पी लगा दो। तो ये 4 एक्सप्रेशन हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं इस ट्रिक से, अगर ये ट्रिक हमें याद है तो। अब यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट होगा। देखिए डेल एस अपॉन डेल वी, पहला देखेंगे डेल एस अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो डेल एस अपॉन डेल वी कहाँ पर दिया हुआ है, चेक करेंगे। डेल एस अपॉन डेल वी, डेल एस अपॉन डेल वी इसमें दिया हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। डेल पी अपॉन डेल टी, डेल पी अपॉन डेल टी, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, वहाँ पर माइनस है ऑप्शन में। ऑप्शन में यहाँ माइनस दिया है जबकि माइनस नहीं होता है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। दूसरा चेक करेंगे डेल एस अपॉन डेल बी, तो डेल एस अपॉन डेल बी यही दिया हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर। डेल पी अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ऑप्शन वी यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं। डेल एस अपॉन डेल बी कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल बी अपॉन डेल टी, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। नहीं, डेल एस अपॉन डेल बी में, ओके, ये तो गलत हो गया। डी वाला चेक करेंगे, डेल एस अपॉन डेल पी। अब डेल एस अपॉन डेल पी किधर दिया है, डेल एस अपॉन डेल पी, ओके, डेल एस अपॉन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर पर, लेकिन माइनस है, वहाँ माइनस नहीं है, तो यहाँ पर डी वी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी
ओके, इसको करने के लिए आपको अगर ये ट्रिक आती है, इस ट्रिक को आप अच्छे से याद कर लें और इससे आप चारों एक्सप्रेशन याद रख सकते हैं, भूलेंगे नहीं कभी भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्न में से कौन संरक्षी बल है? संरक्षी बल देखिए इसमें कौन सा होगा? संरक्षी बल होगा यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व बल, ऑप्शन सी। लेकिन होगा क्यों, पहले हम देख लेते हैं संरक्षी बल होता क्या है। देखिए संरक्षी बल जो होते हैं, संरक्षी बल वो होते हैं जिनके द्वारा किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, उसके मार्ग पर डिपेंड नहीं करता है, तो वो होता है संरक्षी बल। असंरक्षी बल वो होते हैं जिन बलों के प्रभाव में एक वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर पाथ पर डिपेंड करता है, अगर मार्ग की लंबाई पर डिपेंड करता है, तो वो असंरक्षी होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर गुरुत्व बल संरक्षी होगा और वहाँ की घर्षण बल, श्यान बल ये असंरक्षी होंगे। ओके, यहाँ पर देखेंगे अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट h व्हेन अ होल इज मेड एट अ डिस्टेंस h बिलो द लेवल ऑफ वाटर। ओके, व्हाट विल बी द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ वाटर जेट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे ये एक वाटर टैंक है, ओके, ये वाटर टैंक है। अब इस वाटर टैंक में क्या है, h ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, h ऊंचाई तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ओके, तो h ऊंचाई तक है पानी इसमें। जब टैंक तल से h ऊंचाई पर एक छेद किया जाता है, अब यहाँ से एक h ऊंचाई पर छेद कर दिया, ठीक है, जैसे यहाँ कर दिया, ठीक है। अब ये वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली जो हाइट होगी वो h माइनस स्मॉल h होगी, ठीक है। अब यहाँ से वाटर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से गिरेगा इस बिंदु पर जाकर के। तो धारा का क्षैतिज परास क्या होगा? तो यहाँ से हमें ये दूरी निकालना है। जैसे हमने ये दूरी मान ली d, तो ये दूरी क्या होगी, क्षैतिज परास, चलिए r लिख लेते हैं इसको, रेंज, ठीक है, क्षैतिज परास r। अब देखिए यहाँ पर वेग क्या होगा इस बिंदु पर, सबसे पहले वेग देखेंगे। ओके, अब हमें क्षैतिज परास ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जो वेग होगा ये वेग होगा √2gh। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक आने में उसको जो टाइम लगेगा वो टाइम देख लेते हैं क्या होगा, टाइम t। कैसे निकालेंगे इसको, निकालेंगे देखिए h माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। तो यहाँ से t जो निकलेगा वो कुछ ये निकलेगा, 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g। ओके, ये हो गया टाइम। अब हमें निकालना है r। तो क्षैतिज परास बराबर होता है, देखिए क्षैतिज वेग गुणा दूरी, क्षैतिज वेग गुणा समय, सॉरी क्षैतिज वेग। तो क्षैतिज वेग यहाँ पर v और समय t। v का मान कितना है, √2gh। समय कितना है, 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू अपॉन g। देखिए g से g कैंसिल हो जाएगा, इधर भी रूट है और उधर भी रूट है, 2 दूनी 4 होगा, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा, 2 स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चित्र में एक ग्रह M की सूर्य S के सापेक्ष दीर्घवृत्ताकार कक्षा दर्शाता है। छायांकित क्षेत्रफल SCD छायांकित क्षेत्रफल SAB का दुगना है। अब ये जो क्षेत्रफल है यहाँ पर हमने ले लेते हैं A1 और ये ले लेते हैं A2। ओके,
तो ये जो क्षेत्रफल है A2 वो 2A1 के बराबर है। मतलब पहला जो क्षेत्रफल है SAB का 2 गुना है। ठीक है, यदि ग्रह को C से D तक पहुंचने में समय T1 लगता है और A से V तक पहुंचने में समय T2 लगता है तो देखिए क्या होगा। हमें यहाँ से T1 और T2 निकालना है। केपलर का जो नियम हमने पढ़ा है, केपलर के नियम में बताया गया है कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, या पृथ्वी हो या फिर कोई भी ग्रह, वो समान समय में समान क्षेत्रफलीय चाल को तय करती है। तो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगी, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल समान नहीं है। क्षेत्रफल यहाँ समान नहीं है तो क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल जो होता है वो टाइम के अनुक्रमानुपाती होता है, समय के अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A1/A2 बराबर आ जाएगा T1/T2। तो A1 कितना है, A1/A2 यहाँ से जो निकल के आएगा A1/A2 यह आ जाएगा 1/2। तो यहाँ हम 1/2 रख सकते हैं, T1/T2। तो जो T2 निकल के आएगा वो 2T1 आएगा। ठीक है, T2 बराबर 2T1। तो ऑप्शन यहाँ पर T2 बराबर 2T1। ओके, T1 का जो समय है उसका 2 गुना समय लगेगा T2 को। लेकिन यहाँ पर 1 मिनट देख लेते हैं। छायांकित क्षेत्रफल SCD C से D तक पहुँचने में समय T1 लगता है। C से D में पहुँचने में समय जो है T1 लगता है, तो इसको हम T1 लिखेंगे। ओके, इसको T1 लिखेंगे और इसको A1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये गलत ले लिया हमने, यहाँ पर A2 लिख लेंगे और ये T2 होगा। तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो इधर आप T2 कर दें, ये T1 और इधर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ फिर ये T1 T2 का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, नहीं वो हमने उल्टा ले लिया था, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दिया है C से D तक का जो समय है वो T1 है और A से B तक पहुँचने का समय T2 है। तो इसी वजह से यहाँ पर चेंज करना पड़ा। ओके, तो करेंगे ऐसे ही। क्षेत्रफल समय के अनुक्रमानुपाती होगा। ओके, तो उसके हिसाब से कर लेंगे। ऑप्शन इसमें डी सही होगा, ऑप्शन डी। एक स्थिर वस्तु 3 समान द्रव्यमान के टुकड़ों में विस्फोटित होती है। इनमें से एक टुकड़ा पूर्व दिशा में 24 मीटर पर सेकेंड तथा दूसरा उत्तर दिशा में 18 मीटर पर सेकेंड से गति करता है। तीसरे टुकड़े की चाल है। अब यहाँ पर देखिए हम कुछ ऐसे करते हैं। एक जा रहा है देखिए पूरब दिशा में, ठीक है, एक पूरब दिशा में गति कर रहा है और एक कर रहा है उत्तर दिशा में गति। ठीक है, इसका दिया हुआ है 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस, तो ये आई कैप लेंगे, इसको 24 आई कैप होगा और इसको लेंगे 18 जे कैप उत्तर दिशा में। ठीक है, तो जो तीसरा होगा, तीसरे की दिशा क्या होगी वो हमें निकालना है। अभी हमें नहीं पता है कि किस दिशा में जाएगा, तो हमने इसको बी ले लिया। ओके, इसको हमने ले लिया बी। अब स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में संवेग क्या होगा, फटने से पहले, विस्फोटित होने से पहले जो संवेग होगा वो यहाँ पर 0 होगा, पी इनिशियल, क्योंकि वेग 0 है, स्थिर है। अब पी फाइनल क्या होगा, पी फाइनल होगा, देखिए 3 बराबर टुकड़ों में फट गया है तो क्या होगा, तो 3 बराबर टुकड़ों में 1/3m, 1/3m और 1/3m। ओके, तो इस तरीके से होगा। अब जब फाइनल होगा तो उसके लिए हम लिख लेते हैं m/3, तो देखो कॉमन आएगा। ठीक है, पी फाइनल में। अब यहाँ से हमने बी ले लिया। ठीक है, ये वाला हमें नहीं पता है दिशा क्या है इसकी या फिर इसका वेग क्या है। दूसरा 24 आई कैप और तीसरा 18
जे कैप, ठीक है। अब ये जो चेंज होगा दोनों में, पी एफ माइनस पी आई, वो यहाँ जीरो होगा, ठीक है नहीं। तो पी एफ बराबर पी आई, दोनों जीरो के बराबर रख देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, एम अपॉन 3 वी प्लस 24 आई कैप प्लस 18 जे कैप इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी प्लस 24 आई कैप प्लस 18 जे कैप बराबर 0। बी यहाँ से निकलेगा, बी यहाँ से निकलेगा, देखिए माइनस का 24 आई कैप माइनस 18 जे कैप, ये इसका वेक्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में आ गया ये। इसकी दिशा कुछ ये होगी जिस तरीके से हमने जेड एक्सिस पे बनाया है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। इसका परिमाण क्या होगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 576। 18 का करेंगे तो ये 324 आएगा, ओके। तो ये बन जाएगा 900 अंडर रूट में, और 900 का वर्गमूल करेंगे तो ये आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देखेंगे कार्नोट इंजन की दक्षता E तथा कार्नोट प्रशीतित्र का कार्यशीलता गुणांक K में संबंध है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस कांस्टेंट दिया हुआ है और उधर एफिशिएंसी दी हुई है कार्नोट इंजन की। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को देखिए कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये लिखते हैं। अब 1 माइनस T2 अपॉन T1 जो हमने लिखा है, ईटा की जगह यहाँ पर दिया हुआ है E, 1 माइनस T2 अपॉन T1, ओके। इसको ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन बना दी हमने ये। कार्नोट इंजन के लिए देखिए क्या होता है, K इज इक्वल टू, ये होता है T2 अपॉन T1 माइनस T2। अगर हम T1 से इसको भाग कर दें ऊपर नीचे, तो ऊपर हो जाएगा T2 अपॉन T1 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1, ओके। अगर हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से T2 अपॉन T1 का मान निकाल दें तो क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस E, और इस मान को हम रख दें इसके अंदर, तो ऊपर हो जाएगा देखिए 1 माइनस E, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा, नीचे आ जाएगा E, ओके। अब इधर K है, इस E की मल्टीप्लाई K में हो जाएगी, E के बराबर 1 माइनस E। E इधर जाएगा तो E के प्लस E बराबर 1 हो जाएगा। E कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा K प्लस 1 बराबर 1। E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन K प्लस 1, ओके। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा, 1 अपॉन K प्लस 1, ओके। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। देखिए कार्नोट इंजन और कार्नोट रेफ्रिजरेटर में क्या डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस ये रहता है। कार्नोट इंजन क्या करता है, कार्नोट इंजन जो करता है वो T1 टेम्परेचर अगर ज़्यादा है और T2 कम है, तो वो T1 टेम्परेचर से हीट लेकर के T2 टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ से हीट लेकर के, ठीक है, जिधर टेम्परेचर कम है उधर देगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा हीट है जिधर, वहाँ से हीट लेकर के कम हीट की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा, या कम टेम्परेचर की तरफ उसको ट्रांसफ़र कर देगा। ये होता है कार्नोट इंजन का प्रोसेस। लेकिन रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, जिधर कम हीट होती है, या हम कह सकते हैं जिधर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, T2 कम है T1 से, तो ये T2 से हीट लेकर के, सॉरी यहाँ T1 है, ये T2 कम टेम्परेचर से हीट लेकर के ये T1 की तरफ देगा। मतलब जिधर टेम्परेचर कम है वहाँ से हीट और निकाल देगा, जिससे कि फिर और ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा। ये होता है रेफ्रिजरेटर का वर्क फंक्शन, ओके। ऐसे देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड V इन द गिवन सर्किट। यहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, देखिए 3 ओम का जो रेसिस्टेंस है वो 6 ओम के रेसिस्टेंस के साथ समांतर में होगा, पैरेलल में होगा। तो इसका हम निकालेंगे 3 × 6 / 3 + 6,
ये हो जाएगा ऊपर 3 × 6, नीचे आ जाएगा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 2 ओम। ठीक है, अब ये जो 2 ओम है ये 8 ओम के साथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा, तो 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 ओम। अब ये जो 10 ओम आया है इन दोनों का श्रेणी क्रम के बाद तुल्य प्रतिरोध वो 30 के साथ समांतर हो जाएगा, तो 30 के साथ इसका समांतर कर दो, 10 × 30 / 40, 0 से 0 कट हो जाएगा, 4 से काटेंगे इसको, 4 7 28, 4 5 20। ठीक है, 7.5 ओम आएगा, ऑप्शन में बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखेंगे समान द्रव्यमान के दो पिंड M/N दो भिन्न भारहीन स्प्रिंग द्वारा लटकाए गए हैं जिनके बल नियतांक क्रमशः K1 K2 हैं। यदि दोनों पिंड इस प्रकार ऊर्ध्व दोलन कर रहे हैं कि इनके अधिकतम वेग समान है, ठीक है, तब M/N के कंपनों के आयामों में अनुपात है। देखिए इसमें क्या होगा, अधिकतम वेग क्या होता है, अधिकतम वेग होता है B max = A ω। ठीक है, A यहाँ पर क्या है, आयाम है, एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा यहाँ पर क्या है, ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है। ओके, अब यहाँ से हम देखेंगे दोनों के लिए क्या होगा, K1 K2 यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे A1 B1 = B2 है, दोनों समान वेग हैं, A1 ω1 = A2 ω2। अब A1 यहाँ से क्या आएगा, A1/A2 हम यहाँ पर निकालना है हमें, तो A1/A2 इधर कर देंगे हम ω2/ω1। अब ओमेगा होता क्या है, ये होता है 2π/T, तो 2π/T करेंगे, 2π/T2 और नीचे 2π/T1, तो ये 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा T1/T2। ओके, T1/T2। अब यहाँ से T1/T2 क्या होता है इसको हम फाइंड करेंगे, तो T1/T2 इसके लिए हम लिखते हैं, देखिए T1 को लिखेंगे 2π √m/K। ठीक है, समान द्रव्यमान है तो m/K1, 2π √m/K2। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, साफ साफ 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा और m से m कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रूट में है दोनों, तो यह आ जाएगा √K2/K1। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा D, √K2/K1। ओके, K2/K1। यदि एक बफर विलयन में क्षार एवं इसके लवण का सांद्रण समान है तो बफर विलयन का pH मान होगा। pH मान देखिए कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर विलयन में क्षार और उसका लवण है, तो यहाँ से सबसे पहले निकाल लेते हैं POH। POH क्या होगा, PKB प्लस लॉग ऊपर होगा सॉल्ट और नीचे होगा बेस। अब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर समान है, 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो PKB कितना है, KB यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 10⁻⁻⁴। ओके, तो PKB यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का लॉग पता ही होगा, ये तो 10⁻⁻⁴ प्लस log 1, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए ये मान आ जाएगा आपका 4। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा। अब PH जब निकालेंगे तो ये हो जाता है 14 - POH, 14 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा 10। ओके, इसमें देखेंगे कि संवहन की प्रक्रिया से ऊष्मा स्थानांतरण घटित होती है। हीट ट्रांसफर्स बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन अकर्स। कन्वेक्शन में देखिए क्या होता है, कन्वेक्शन लिक्विड में भी होता है, ठीक है, कन्वेक्शन लिक्विड में भी होता है और गैसेस में भी होता है, गैसों में भी होता है। ठीक है,
ठोसों में नहीं होता है। ठोसों में जो जो ठोस हैं उनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है चालन, इनमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो चालन की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन द्रव में और गैस में जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो यहाँ पर संवहन की वजह से होगा, कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, N2 3H2। यहाँ पर हमें क्या करना है, केपी और केसी में केपी और केसी में रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले डेल एन बताओ क्या होगा। डेल एन देखो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, 2 दिए माइनस इधर कितने हैं 4, तो ये तो माइनस का 2 आ गया। तो के पी इज इक्वल टू क्या होगा, के सी आर टी होल पावर डेल्टा एन। तो के सी आर टी की पावर -2। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन होगा सी, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी होल पावर -2। किसी रेडोस्म प्रक्रम के लिए, ठीक है, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपको पता है कि हीट चेंज 0 होता है, ठीक है। डेल क्यू जो होता है वो 0 होता है। जब हीट चेंज 0 होगा तो एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन टी, ओके, ये होता है। तो जब ये 0 हो गया डी क्यू, तो ये भी 0 हो जाएगा फिर, ओके। डेल एस भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, डेल एस बराबर 0। यहाँ पर देखिए क्या कौन सा क्वेश्चन है, किसी घर्षण रहित 30 डिग्री आनत तल पर समान वेग से 10 किलोग्राम पिंड को ऊपर खींचने के लिए तल के समांतर कितने बड़े बल की आवश्यकता होगी। सबसे पहले एक इंक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं, आनत तल, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमने एक, ठीक है, एक यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ले ली। अब इसको हमें ऊपर खींचना है, ठीक है। मान लिया हम इसको F4 से ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है। इसका जो वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, बिल्कुल नीचे की तरफ, एंगल 30 है, तो ये एंगल भी 30 होगा और ये हो जाएगा mg cos 30, और इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा mg sin 30, ओके, हॉरिजेंटल ये होगा। अब यहाँ पर ये कहा गया कि घर्षण रहित है, तो घर्षण रहित है तो F किसके बराबर होगा, F होना चाहिए mg sin 30 के बराबर, ओके। अब m कितना है 10, g भी यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। g यहाँ पर दिया हुआ है 10, sin 30 का मान 1/2 होता है, 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, ये हो गया 50 न्यूटन। 50 न्यूटन का फोर्स हमें चाहिए इसको ऊपर खींचने के लिए कम से कम, ओके। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगर यहाँ पर घर्षण की बात कही होती, यहाँ पर दिया है घर्षण रहित है, लेकिन घर्षण अगर दिया होता, घर्षण गुणांक दिया होता, तब क्या होता, तो नीचे की तरफ घर्षण लगता है इसका, तब यहाँ पर क्या हो जाता है F। अब यहाँ पर mg sin 30 में